मल्टीटास्किंग तो मैं कहा था थोड़ी सी पढ़नी है जी सर। गूगल से। तो सवाल ये था कि मल्टीटास्किंग बजाते खुद कैसे होती है। तो वो पहले ये समझ आया ना कि मल्टीटास्किंग चलती कैसे है, फिर उसको असेंबली में बंदा करता है। तो पहली तो चीज़ ये है कि मल्टीटास्किंग हो कैसे रही है या क्यों हो रही है। तो वो इस वजह से हो रही है कि तुम्हारे पास प्रोसेसर एक है, सीपीयू एक है, और तुम्हारे पास जो प्रोसेस चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक, दो, तीन प्रोसेस फॉर एग्जांपल, वैसे तो हज़ारों चल रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं कि तीन प्रोसेस चल रहे हैं। तो जो मर्जी हो जाए, अ, एक सीपीयू जो है कैन एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एट एनी टाइम। एक सीपीयू जो है वो एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन चला सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चला सकता। यानी एक ही प्रोग्राम वो एक वक्त में चला सकता है। तो फिर ये तीनों प्रोसेस इकट्ठे कैसे चलते हैं, ये मल्टीटास्किंग कैसे हो जाती है। ये यही मल्टीटास्किंग है ना, कि ये सारे प्रोसेस इकट्ठे चल रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो जाती है। तो एक्चुअली मल्टीटास्किंग हो ही नहीं रही। ठीक है ना। तो दिस मीन्स दैट ओनली वन प्रोसेस कैन रन एट अ टाइम। इससे ज़्यादा तो नहीं रन कर सकते। तो देन देर इज़ नो मल्टीटास्किंग। और वाकई ऐसा है कि मल्टीटास्किंग एग्जैक्टली एक्चुअली नहीं हो रही। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? मल्टीटास्किंग मीन्स दैट मल्टीपल प्रोसेसेस, एक से ज्यादा प्रोसेस एक ही वक्त में रन हो रहे हैं। बट ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये इसलिए नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास सीपीयू एक है। अगर तुम्हें तीन प्रोसेस चलाने हैं एक ही वक्त में, वाकई चलाने हैं, तो तुम्हें तीन सीपीयू चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जो मल्टीटास्किंग आप पढ़ते हो या जो मल्टीटास्किंग विंडोज कर रही होती है वो ऐसी धोखा है। ठीक है। तो मल्टीटास्किंग इन विंडोज एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मल्टी थ्रेडिंग द्वारा और होती है, इज एन इल्यूजन, धोखा है। ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द प्रोसेसेस आर बीइंग स्विच्ड अराउंड। प्रोसेसेस बड़ी तेजी से स्विच किए जा रहे हैं, विच मीन्स कि थोड़ी देर के लिए P1 चलता है, फिर उसकी बारी खत्म हो जाती है, उसको हटा देते हैं, फिर P2 चलता है, फिर उसकी बारी खत्म हो जाती है, फिर P3 चलता है। और ये जो स्विचिंग है ये तेजी से बहुत होती रहती है। अब ये स्विचिंग इतनी तेजी से होती रहती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली नहीं, रियलिटी में नहीं हो रही। रियलिटी ये है कि सारे प्रोसेस इकट्ठे चल रहे हैं, जो नहीं हो रहा। तो ये जो स्विचिंग है इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये पहला लफ्ज है जो तुम्हें चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच को कहते हैं इज द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू डिफरेंट प्रोसेसेस। कॉन्टेक्स्ट स्विच इस अमल को कहते हैं कि भाई सीपीयू एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस को देना है, इस अमल को कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के लिए एक बड़ी ज़रूरी बात है कि इस प्रोसेस से रिलेटेड तमाम डेटा जो है वो आपको कहीं पे साइड पे करना पड़ता है। अब ये बात ये है कि जब एक प्रोसेस चल रहा होता है तो उसके उसके बारे में बहुत सारा डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके हम क्या कहते थे उसको, आईपी रजिस्टर कहते हैं ना। आईपी रजिस्टर की वैल्यू क्या है? आईपी रजिस्टर क्या होता था? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ये बताता था कि एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि हम सीपीयू को पता है कि भाई अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलानी है। इसके अलावा तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज़, क्योंकि उसको कौन से ऑपरेंड्स की क्या वैल्यूज़ हैं, इस वक्त रजिस्टर्स की क्या वैल्यूज़ चल रही हैं, स्टैक की वैल्यूज़। इसके अलावा प्रोसेस की आईडी, पिड कहते हैं उसको, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस नंबर। इसके अलावा यूजेज, कि वो कितनी यूजेज कर रहा है। ये सब कुछ मैं तो पिछली बार कहा था कि यहाँ से देखना। तो ये सब कुछ इधर लिखा होता है कि कोई भी एक प्रोसेस उठा लो तो उसका एक प्रोसेस आईडी लिखा होता है, उसकी स्टेट लिखी होती है, कौन सा यूजर उसको ऑन करता है, सीपीयू पे वो कितनी देर चला है, मेमोरी कितनी है उसके पास। तो हर प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड बहुत सारा डेटा होता है। उस डेटा को कहते हैं पीसीबी।
process control block is a data structure usually maintained by OS, which contains all the data relevant to a process, to any process. किसी भी प्रोसेस के मुताबिक बेतहाशा डेटा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। उस डेटा स्ट्रक्चर को जहाँ पे वो मेंटेन करता है उसको पीसीबी या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। अब जब आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच का अमल होएगा क्या कि एक प्रोसेस जो इस वक्त चल रहा है उसका पीसीबी, ये जो सारा उसका पीसीबी है, इसको उठा के साइड पे सेव कर लो, ठीक है, कहीं पे साइड पे रख लो और अगले प्रोसेस को चला दो। अब जब अगला प्रोसेस चलता है तो थोड़ी देर बाद उसकी भी बारी खत्म होनी है, तो उसका पीसीबी भी उठा के सेव करो। अब जब वापस इसकी बारी आती है पहले की, तो अब सीपीयू को ये पता होना चाहिए कि उसने किस जगह से छोड़ा था, रजिस्टर्स की क्या वैल्यूज थी, सारी दुनिया उस प्रोसेस की थी क्या, तो वो उसका पीसीबी लोड करेगी। कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो अमल है वो बेसिकली पीसीबी सेव और लोड करना है। कॉन्टेक्स्ट स्विच मींस कि तुम पीसीबी 1 को सेव कर लो, यानी जिसको तुम इंटरप्ट कर रहे हो, और पीसीबी 2 को लोड कर लो, विच मीन्स कि जिस प्रोसेस को तुम छोड़ने लगे हो उसका पीसीबी स्टोर कर लो साइड पे, और जिस प्रोसेस को अब तुम चलाने लगे हो उसका पीसीबी लोड कर लो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि उसकी दुनिया क्या है, जिस प्रोसेस को तुम चलाने लगे हो उसकी दुनिया में क्या हो रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, मल्टीटास्किंग के, कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली चलती किस तरह, होती किस तरह, चलती किस तरह, ठीक है ना। तो असेंबली में ये काम करने के लिए तुम्हें मतलब असेंबली का कोड लिखना पड़ेगा मल्टीटास्किंग का, लेकिन बहरहाल ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके, अच्छा सॉरी और भी हैं अभी। इन ओएस कर्नल इज परफॉर्मिंग these tasks। अब इन टास्क्स में क्या क्या है, इसमें सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट स्विच। मेनली तो कॉन्टेक्स्ट स्विच ही हो रहा है ना, ठीक है। शेड्यूलर is a piece of kernel code which decides who will get CPU next। विंडोज इस तरह से चलती है कि विंडोज एक प्रोसेस चला रही होती है, अब उसकी बारी खत्म हो जाती है उस प्रोसेस की, अब अगले किसी को चलाना है। अब अगली बारी किसकी होएगी ये बात डिसाइड करता है पीस ऑफ कोड जिसको शेड्यूलर कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। डिस्पैचर is another piece of kernel code which actually performs the context switch। एक प्रोसेस चल रहा है विंडोज में, उसकी बारी खत्म हो गई, अब अगली बारी किसकी आनी है ये शेड्यूलर डिसाइड करता है। जब शेड्यूलर ये फैसला कर लेता है कि अगली बारी फलाने की है, तो फिर डिस्पैचर एक पीस ऑफ कोड है जो एक्चुअली उसकी बारी लेके आता है, उसको एक्चुअली सीपीयू देता है। अब वो देता किस तरह से है, वो इस तरह से है कि जिसकी बारी खत्म हुई है उसका पीसीबी सेव करेगा, और जिसकी अब बारी आई है उसका पीसीबी लोड करेगा। तो वो कंट्रोल जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ स्विच हो जाएगा। तो शेड्यूलर डिस्पैचर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से हैं जो ऑटोमेटिकली ये सारी शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तुम ये काम करते हो असेंबली में बड़ी बेसिक लेवल पे, इंतहाई बेसिक लेवल पे। वो इस तरह से है कि तुम्हारे पास ये एक टास्क 1 का कोड लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है टास्क 1, लेकिन ये 2 सफ़ों पे है। ये इसको तुम ऐसे देखो, इतना देख लो तो तुम्हें समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। ये टास्क 1 लिखा हुआ है, ये ऊपर एक अरे है कैरेक्टर्स नाम की, उसमें ये 4 हरफ पड़े हुए हैं, ये 4 निशान पड़े हुए हैं। वो कहता है कि कैरेक्टर्स की वैल्यू एल में डालो, उसके बाद उसको वीजीए के ऊपर रख दो। ये उसने वीजीए के ऊपर वो एक हरफ प्रिंट करवा दिया। करवाने के बाद इंक्रीमेंट करो बीएक्स को, और ये लिखा हुआ है जेएमपी टास्क 1। ये बड़ा ज़रूरी है। जेएमपी का मतलब होता है अनकंडीशनल जंप, यानी जो मर्जी हो जाए ये जंप लगनी ही लगनी है। तो स्क्रीन के ऊपर उसने एक हरफ प्रिंट किया, बीएक्स की वैल्यू बढ़ाई और वापस इधर चला गया। अब स्क्रीन के ऊपर अगला हरफ प्रिंट हो जाएगा क्योंकि बीएक्स उसने बढ़ा दिया ना। तो पहले ये प्रिंट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, लेकिन सारे के सारे स्क्रीन की 0 लोकेशन पे प्रिंट हो रहे हैं। तो तुम्हें पहले एक उधर ये लाइन मिलेगी, फिर ये मिलेगी, फिर ये मिलेगी, फिर ये मिलेगी, सो ऑन। तो तुम्हें स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में ये लाइन मिलेगी।
दो बातें यहाँ पे ज़रूरी हैं। एक तो तुम्हें शक्ल क्या नज़र आएगी, मतलब स्क्रीन की ज़ीरो लोकेशन है ना, तो एक ही लोकेशन पे, एक ही जगह पे पहले ये लाइन प्रिंट होएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो तुम्हें वो लाइन घूमती हुई तुम्हें लगेगा जैसे लाइन घूम रही है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर मेरा कोड इसके अंदर कभी आ गया, टास्क 1 को उसने कभी चला दिया, तो वो इन्फिनिट है, वो कभी भी उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि बाहर कैसे जाओगे इसमें से, वो लिखा हुआ है जंप टास्क 1, तो इसी के अंदर बार 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 घूमता रहोगे। अच्छा, इसी तरह से लिखा हुआ है टास्क 2, ये वाला टास्क 2 भी वही कर रहा है, कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहा है, लेकिन स्क्रीन की लोकेशन 158 है। अब 158 कैसे बनता है? 80 हरफ होते हैं एक रो में, 2 बाइट्स लेती है, एक हरफ 2 बाइट्स लेता है, तो 160 बनता है। तो 158 का मतलब है कि स्क्रीन के राइट वाले कॉर्नर में, तो पहला टास्क लेफ्ट वाले कॉर्नर में प्रिंट कर रहा है, दूसरा टास्क राइट वाले कॉर्नर में प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगेन मसला वही है, अगर मैं इसके अंदर आ गया तो बाहर तो नहीं निकल सकता, ये इन्फिनिट लूप लिखा हुआ है जंप टास्क 2, तो इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि मैं अगर एक इस फंक्शन को कॉल करूंगा टास्क 1 को या टास्क 2 को कॉल करूंगा, तो बस फिर मैं फंस गया, फिर मैं उसी के अंदर घूमता रहूंगा और मैं कुछ कर नहीं सकता। गेम जो वो खेलेगा वो ये है कि वो इंटरप्ट 8 को करेगा हुक। इंटरप्ट 8 को, इंटरप्ट 8 कौन सा था? टाइमर का इंटरप्ट, जो 1 सेकंड में 18 बार आता है। इंटरप्ट 8 को वो हुक करेगा और उसको एज ए शेड्यूलर डिस्पैचर उसका काम करवाएगा। करेगा क्या कि पहले एक टास्क चलाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर जब अगली दफा इंटरप्ट 8 आएगा तो वो टास्क स्विच कर जाएगा, दूसरे टास्क की तरफ चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद टास्क 1 चलाएगा, फिर थोड़ी देर बाद टास्क 2 चलाएगा, और ये काम वो बार बार करता रहेगा। अब अगर मुझे इन दो टास्क के दरमियान में स्विचिंग करनी है, तो मुझे एक पीसीबी चाहिए, मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, एक पीसीबी चाहिए जिसमें मैं डेटा स्टोर करूंगा। कितने टास्क हो गए टोटल? 2 है ना, एक टास्क 1 और एक टास्क 2। अच्छा, एक टास्क 3 खुद ब खुद होता है, यानी 2 तो वो टास्क है ना, 2 थ्रेड हैं वो जिनको तुम मल्टी टास्क करना चाहते हो, 2 तो वो हो गए। एक तीसरा होता है जो सारी गेम को कंट्रोल करता है, उसको तुम मेन फंक्शन कह लो, स्टार्ट कह लो, शेड्यूलर कह लो, मतलब एक वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो इस सारी गेम को खेलेगा, तो वो बजाते खुद भी एज ए थ्रेड काम कर रहा होता है। तो हम 3 बेसिकली वो बनाएंगे। एक हमारे पास होएगा टास्क 0, ये मेरा ख्याल है वो होएगा जो गेम को कंट्रोल करेगा। एक टास्क 1 होएगा और एक टास्क 2 होएगा, यानी इन 3 के दरमियान में हम स्विचिंग करेंगे। अब असूली तौर पे इन टास्क के बारे में मुझे ये सारा डेटा स्टोर करना है, उसके रजिस्टर्स, उसका स्टैक, उसका पेड, उसकी यूजेज, सो ऑन। तो सारा कर लो तो बड़ी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो सारा नहीं करता, वो ज़रा टाइम बचाता है। वो कहता है यार मेरा कोड देखो, जो मेरा टास्क है जिसने एक्चुअली मल्टीटास्किंग में हिस्सा लेना है, वो बड़ा सादा सा 4 लाइनों का कोड है। उसमें चीज़ चेंज क्या होती है? उसमें AX की वैल्यू चेंज हो रही है और BX की वैल्यू चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 रजिस्टर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। अब अगर मैं तमाम रजिस्टर सेव करूं, CS, DS, ES, SS, SP, वो सारे सेव करूं, तो कर तो सकता हूं, लेकिन जगह ही ज़ाया कर रहा हूँ, टाइम ही ज़ाया कर रहा हूँ, क्योंकि उनका तो इस्तेमाल ही कोई नहीं है इधर। इस्तेमाल तो सिर्फ AX और BX का है। तो वो जो पीसीबी बनाता है उसमें सिर्फ AX और BX को स्टोर करता है। 5 चीज़ें उसने रखी हैं, पहला AX हो गया, दूसरा BX हो गया, CS, IP और फ्लैग्स तो रखना ही रखने हैं ना। तो उसने जो बनाया है जिस तरीके से, वो इस तरह से किया है कि AX, BX, उसके बाद IP, CS और फ्लैग्स, IP, CS और फ्लैग्स। AX, BX उसको इसलिए रखना पड़ा कि जिन टास्क की वो मल्टीटास्किंग करवा रहा है उनके अंदर AX, BX इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो IP, CS और फ्लैग्स रखे हैं उसमें बेसिकली IP की वैल्यू है। एक्चुअली IP को रखना जरूरी था, क्योंकि टास्क को ये पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ से छोड़ा था, यानी जब उसको नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो IP बताएगा ना कि मैंने यहाँ इस लाइन से छोड़ा था या इस एड्रेस से छोड़ा था, यहाँ से शुरू करो। तो IP और CS इस वजह से। फ्लैग्स की खास जरूरत नहीं थी, फ्लैग्स इसलिए रखा है कि जब इंटरप्ट आता है तो फ्लैग्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया जिसको उसने कह दिया टास्क स्टेट्स। इसका नाम है टास्क स्टेट्स, लेकिन ये एक्चुअली है पीसीबी।
ये ये वो पीसीबी है जो वो स्टोर करेगा और जहाँ से काम करेगा। अच्छा, अब वो स्टार्ट होता है जब प्रोग्राम स्टार्ट, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी हरकतें करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हरकतें हैं। टास्क स्टेट्स की जो अरे है उसमें +10 +4। अब टास्क स्टेट्स की जो अरे है उसमें वो स्टार्टिंग पे पॉइंट कर रहा होगा ना, यहाँ पे पहले सेल पे। अब +10 करेगा, यानी 2 4 6 8 10। एक रो जो है वो 10 बाइट्स की है। जब +10 करेगा तो वो अगली रो पे आ गया, और फिर +4 करेगा, यानी +2 ये हो गया, +4 ये हो गया, यानी इस सेल के अंदर आईपी के अंदर वो आ चुका है। और आईपी के अंदर जाके वो लिखवा देता है टास्क 1 का एड्रेस। हमारा जो फंक्शन था उसका नाम टास्क 1 था ना, उसका नाम उसने यहाँ पे रखवा दिया। इसी तरह 20 + 4 पे 20 + 4 पे जाके लिखवा देगा टास्क 2 का एड्रेस। ये सिंपल पॉइंटर है यार, जिस तरह वेरिएबल का नाम लगाते हो तो वो एड्रेस होता है ना, ये फंक्शन का नाम लगाया है वो एड्रेस है। उसके अलावा सीएस की वैल्यूज और फ्लैग्स की वैल्यूज पॉपुलेट करवा देगा। इसमें कोई खास इंटरेस्ट हमें नहीं है, यहाँ पे भी फ्लैग्स आ जाएंगे। सो असल बात ये है कि उसने टास्क 1 का पॉइंटर और टास्क 2 का पॉइंटर यहाँ पे चिपका दिया है, लगा दिया है। करंट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम 0 पे इनिशलाइज कर देते हैं। करंट एक्चुअली शेड्यूलर है, यानी करंट अगर 0 होएगा तो टास्क 0 चलेगा, करंट अगर 1 होएगा तो टास्क 1 चलेगा। मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, बस ये काम करने के बाद वो टाइमर को हुक कर देता है और प्रोग्राम खत्म हो जाता है। जैसे टाइमर को हुक किया, 1 सेकंड में 18 दफा ये कोड अब चलना है टाइमर का। उसमें जाके क्या करेगा, चलो चलते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल ये अब टाइमर में आ गया, तो टाइमर में आके अब उसको करना क्या चाहिए। वो आया कहाँ से है, मेन से, स्टार्ट से, मेन वाले हिस्से से आया। तो दो काम होते हैं जब आपने शेड्यूलिंग डिस्पैचिंग करनी होती है। पहले अपना पीसीबी वो सेव करेगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखेगा टास्क 0 में। उसके बाद अगले का पीसीबी लोड करेगा और उसको चला देगा। तो काम लेकिन ज़रा टेक्निकली होता है। वो इस तरह से होता है कि करंट की वैल्यू पड़ी उसने, उसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ। 10 के साथ इसलिए कि एक पीसीबी 10 बाइट्स ले रहा है, तो करंट को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, फिर वहां पे मूव किया। अच्छा, अब ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। पॉप करो ए एक्स को, सॉरी पॉप करो स्टैक को और ए एक्स पे डालो। अब निकलेगा क्या। हुआ ये है कि जैसे ही तुम इसमें आए हो, तुम्हें पता है कि सी एस आई पी और फ्लैग्स, तीन चीजें तो स्टैक पे पुश हो चुकी हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर तुमने चढ़ा दिया है ए एक्स और उसके ऊपर तुमने चढ़ा दिया है बी एक्स। तो सबसे पहले जब पॉप करोगे तो क्या निकलेगा, वो जो बी एक्स चढ़ाया है वो निकलेगा ना। चलो वो उतर गया, वो उतर गया। अब वो बी एक्स तुम कॉपी कहाँ कर रहे हो, टास्क स्टेट्स +2 में, यानी टास्क स्टेट्स इधर और +2 में इधर, यानी बी एक्स की जो भी करंट वैल्यू थी वो इधर तुमने कॉपी कर दी। दोबारा स्टैक को पॉप करोगे, अब ए एक्स निकलेगा, वो रखेगा टास्क स्टेट्स +0 पे, विच मीन्स के बिल्कुल यहीं पे, यानी जो ए एक्स की जगह उसने बनाई थी वहां पे वो ए एक्स की वैल्यू, करंट जो भी वैल्यू है वो डाल देगा। उसके बाद इसी तरह से वो मतलब आईपी, फ्लैग्स और सी एस जो भी उसकी वैल्यूज थी वो इनको पॉपुलेट कर देगा। भाई ये स्टैक पे पड़ी होंगी ना, जैसे ही आप इंटरप्ट पे आए हो आईपीसीएस और फ्लैग्स पड़े हुए हैं। अच्छा, अब बारीक नुकता है, ये तो उसने स्टैक से चीजें उतारी, उतार के पीसीबी में सेव कर दी, वेरी गुड। नुकता ये है कि अब स्टैक तो खाली पड़ा हुआ है। स्टैक के ऊपर सी एस आई पी और फ्लैग्स पड़े हुए थे। कॉन्सेप्ट ये था कि जब इंटरप्ट खत्म होएगा तो इंटरप्ट रूटीन वहां से आईपी पढ़ेगी और उस आईपी पे चली जाएगी। इसी तरह से चलता था ना काम हमेशा से। लेकिन अब तो स्टैक खाली कर दिया आपने, बिल्कुल खाली कर दिया, पॉप कर दिया सारा। तो अब वो ये करता है कि करंट की वैल्यू को एक बढ़ाता है। याद रहे करंट तुम्हारा वो है, शेड्यूलर है। पहले करंट 0 था, इसका मतलब है टास्क 0 चल रहा था। अब उसने करंट को कर दिया 1, विच मीन्स अब वो इसके साथ खेलने लगा, टास्क 1 के साथ। और इसी वो उसी तरह से 10 से मल्टीप्लाई करेगा उसको, ठीक है। और अब पुश करेगा टास्क स्टेट्स +10 +8। टास्क स्टेट्स पहली रो हो गई, +10 दूसरी रो हो गई, +8, यानी 1 2 4 6 8, यानी ये फ्लैग्स की जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी ना वो पुश करेगा। इसी तरह सी एस पुश करेगा, इसी तरह आईपी पुश करेगा। यानी स्टैक के ऊपर अब किसका सी एस आई पी आ गया, टास्क 1 का। अब
ये सॉरी रूटीन खत्म होती है और आईरेट होता है, तो आईरेट वही करेगा, स्टैक पे जाएगा, देखेगा किसका एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा होगा टास्क 1 का, वो टास्क 1 पे चला जाएगा। आया कहाँ से था? आया स्टार्ट से था। स्टार्ट में हम मेन फंक्शन चला रहे थे ना, स्टार्ट चला रहे थे, तो इंटरप्ट आया तो वो इधर आ गया। इधर आके इसने क्या किया कि उसने स्टैक की गेम कुछ ऐसे खेली कि अपना डेटा सारा उतार के अगले का डेटा वहां पर डाल दिया। तो अब जब आईरेट आएगा तो आईरेट को तो नहीं पता कि ये गेम चल रही है, आईरेट ये देखेगा कि अच्छा फलाना आईपी है, उस आईपी पे जाएगा और वो चलाना शुरू कर देगा, यानी बेसिकली वो टास्क 1 चलाना शुरू कर देगा, वो जो लाइन है वो घुमाना शुरू कर देगा। ठीक है, गुड है। थोड़ी देर बाद फिर इंटरप्ट 8 आ जाता है, लेकिन इस दफा जब इंटरप्ट 8 में आओगे तो इस दफा करंट की वैल्यू 1 चल रही होगी, तो इस दफा उसी तरह से वो स्टैक से सारी वैल्यूज उतारेगा और इधर 1 की उसकी जगह पे लेटेस्ट वैल्यू सारी रख देगा। फिर वो करंट को करेगा 2, अब ये वैल्यूज वो डालेगा उसके ऊपर, स्टैक के ऊपर, और आईरेट कर जाएगा। तो आईरेट को क्या लगेगा कि अब मुझे आईरेट को एड्रेस मिलेगा कि टास्क 2 का एड्रेस है, वो टास्क 2 में चला जाएगा। तो होना क्या है, थोड़ी देर के लिए टास्क 1 चला, फिर थोड़ी देर के लिए टास्क 2 चला, फिर थोड़ी देर के लिए टास्क 0 चला, वो ये स्विचिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। और ये मेरे हिसाब से तो तुम ये चला सकते हो, इसमें कोई खास होनी तो नहीं चाहिए, देखते हैं, मेरे ख्याल में तो ये चल पड़ेगा। चलाओगे तो नजर क्या आएगा तुम्हें? बाय द वे, वह दोनों टास्क इकट्ठे चलते हुए नजर आएंगे, जो नामुमकिन बात है, मतलब असेंबली में, कि कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो है मल्टीटास्किंग एम टी, क्या तो एम टी डॉट ए एस एम, दोनों इकट्ठे इसलिए नहीं चल सकते कि भाई वो दोनों इन्फिनिट लूप्स हैं। अगर कोड एक भी इन्फिनिट लूप में घुस गया तो फिर तो वो नहीं कर सकता, मतलब वो उसमें से बाहर कैसे निकलेगा? हो ही नहीं सकता। तो वो अगर मल्टीटास्किंग ही वो रास्ता है जिससे वो दोनों इकट्ठे चल पड़ेंगे। हाँ, ये तो एक स्क्रीन के लेफ्ट कोने में बार घुमा रहा है, वो एड्रेस, ये टास्क 1 है जो लेफ्ट साइड पे घुमा रहा है, और जो राइट साइड पे घुमा रहा है वो टास्क 2 है। अब वो दोनों टास्क अपनी दुनिया में तुम्हें लग रहा है दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हो ये रहा है, तुमने खुद कोड लिखा है, तुम्हें पता है कि इंटरप्ट 8 के जरिए ये गेम चल रही है। फिर थोड़ी देर के लिए वो चलता है, फिर थोड़ी देर के लिए वो चलता है, फिर थोड़ी देर के लिए वो चलता है, लेकिन यूजर को बज़ाहिर ये नजर आएगा कि भाई उसके टास्क दोनों इकट्ठे ही चल रहे हैं। बाहर नहीं मैं इसमें से निकल सकता, बस अब ये चल पड़ा है। लो भाई, यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई चीज़? नो सर। थोड़ा नहीं, ये इंतहाई मुश्किल है, ये पूरी किताब का सबसे मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि इसमें अब आपने एक प्रोग्राम नहीं चलाना, कई प्रोग्राम इकट्ठे चलाने हैं। तो बेसिक मल्टीटास्किंग तो यही है कि तुमने एक मल्टीटास्किंग कर्नल लिखा, तुमने बेसिकली एक वो जो टाइमर के ऊपर जो कोड लगाया है, वो कोड क्या कर रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट स्विच भी कर रहा है, वो पीसीबी लोड भी कर रहा है, वो पीसीबी सेव भी कर रहा है, सारा काम तुम्हारा वो कर रहा है। अब इसमें सिर्फ जो हमने सिंप्लीफाई किया है वो ये है कि हमने पूरा पीसीबी नहीं बनाया, मतलब एक्चुअली पीसीबी बहुत बड़ा होता है, उसमें तमाम रजिस्टर, स्टैक, सब कुछ होता है। हमने यहाँ पे ज़रा सादा सा बना लिया ताकि ज़रा ज़िंदगी आसान रहे। अगले प्रोग्राम में फ़र्क बस यही है कि पीसीबी प्रॉपर बना हुआ है। अब पीसीबी के अंदर एक्चुअली सारे रजिस्टर्स होने चाहिए थे, तो 14 रजिस्टर्स आ गए तुम्हारे पास। फिर एक नेक्स्ट की चीज़ आ गई, नेक्स्ट एक पॉइंटर है। असल में जब हम इन पीसीबीज को इनिशलाइज करेंगे और मतलब इनके ऊपर काम करेंगे, तो ये एक लिंक लिस्ट के अंदर पड़े होंगे, ये एक अरे में नहीं पड़े होंगे, ये एक लिंक लिस्ट में पड़े होंगे। तो नेक्स्ट जो है वो लिंक लिस्ट का पॉइंटर है कि पहला पीसीबी दूसरे को पॉइंट करेगा, दूसरा तीसरे को पॉइंट करेगा, इस तरह से लिंक लिस्ट के अंदर वो चल रहे होंगे। तो 30 बाइट्स तो ये हो गई, 14 रजिस्टर हैं यानी 28 बाइट्स ये होगी, फिर एक पॉइंटर है 2 बाइट्स वो ले गया, 30 तो ये हो गई। एंड पे इसको 32 का बनाने के लिए हम एक डमी एंट्री कर देते हैं। जरूरी नहीं था कि 32 का बनाएं, लेकिन जरा मैथ्स ईजी हो जाती है, तो उसने पीसीबी पूरा 32 का कर दिया, डमी एक वैल्यू डाल के। अब ये एक नया तरीका है वेरिएबल
डिफाइन करने का। अब ये उसने कहा है कि मुझे 16 डबल वर्ड दे दो, सॉरी 16 वर्ड दे दो, डिफाइन वर्ड होता है ना, 16 वर्ड दे दो, यानी कितनी बाइट्स बनी, 32 बाइट्स बनी, ठीक है। और ऐसे ये जो 32 स्टार और टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि मुझे ऐसे 32 स्ट्रक्चर दे दो। मतलब एक्चुअली वो मांग रहा है 16 वर्ड मांग रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे 16 वर्ड 32 दफा दे दो। तो ये 16 वर्ड क्या है, ये एक पीसीबी है, एक पीसीबी, और ऐसे वो 32 पीसीबी टोटल मांग रहा है। तो, तो अब जो वो मल्टीटास्किंग करेगा, देखो पिछली दफा जो हमने मल्टीटास्किंग की है उसमें सिर्फ 2 टास्क थे, टास्क 1 और टास्क 2। तो पिछली दफा जो हमने मल्टीटास्किंग किया उसमें सिर्फ 2 टास्क थे, टास्क 1 टास्क 2। इस दफा वो कह रहा है कि मुझे 32 पीसीबीज दो। अब अगर वो 32 पीसीबीज मांग रहा है, इसका मतलब है कि वो 32 टास्क चलाएगा, 32 डिफरेंट टास्क इकट्ठे रन करने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसके अलावा वो स्टैक भी उसने बनाया है, क्योंकि पीसीबी के अंदर स्टैक भी होना चाहिए। तो स्टैक के लिए उसने 512 बाइट्स ली हैं, यानी 256 वर्ड लिए हैं, यानी 512 बाइट्स उसने ली हैं, और ऐसे 32 स्टैक उसने मांगे हैं। तो अरे बन जाएगी 32 स्टैक्स की और 32 पीसीबीज की। गेम वो ऐसे खेलेगा कि पहला पीसीबी दूसरे को पॉइंट करेगा, दूसरा तीसरे को पॉइंट करेगा, वो नेक्स्ट के पॉइंटर के जरिए से ये काम होएगा। अब बजाय इसके कि वो 32 चीजें इकट्ठी चलाए, वो करेगा ये कि टास्क एक ही है, ये एक ही कोड लिखा हुआ है, माई टास्क। ये कहाँ तक है, छोटा सा है, यहाँ तक है। तो एक ही टास्क है, माई टास्क। इसके वो 32 थ्रेड चलाएगा। भाई जब तुम डिफरेंट जब मल्टीटास्किंग करते हो तो तुम्हारे डिफरेंट प्रोसेसेस इकट्ठे चल रहे होते हैं, तो उन सारों का अपना अपना कोड चल रहा होता है। अगर मैं एक ही कोड को पकड़ के 32 बार चला दूं, तो उसके अपने 32 वजूद होंगे। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर तुम 10 दफा खोल लो, तो कोड तो वही है, जो सेम ही कोड खुला हुआ है, लेकिन वो हर एक की अपनी अपनी इंस्टेंस है, अपनी अपनी दुनिया है, हर एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होएगा। जो एक में चेंज करोगे दूसरे में नहीं होएगी। तो बजाय इसके कि वो 32 फंक्शन लिखता है और उनको अलग अलग चला के तुम्हें दिखाता है, उसने एक ही कोड लिखा है और उस कोड को 32 दफा इंस्टेंशिएट कर दिया है, उसके 32 थ्रेड चला दिए हैं। करेगा क्या, हर एक का अपना अपना पीसीबी होएगा, वो पीसीबी रजिस्टर होते जाएंगे, और मल्टीटास्किंग वैसी होएगी कि एक का पीसीबी स्टोर होता जाएगा, दूसरे का पीसीबी लोड होता जाएगा। सारी बात है, कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होएगा इस दफा, क्योंकि वो मतलब वो है बहुत बड़ा, पूरा पीसीबी आप हैंडल कर रहे हो। तो टास्क सबसे पहले क्या करता है, टास्क पहले तो नॉर्मल काम करता है। ये एक इंटरेस्टिंग काम है कि टास्क के अंदर आते ही वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है एसपी में से 2। इसका मतलब है कि वो लोकल वेरिएबल बना रहा है। यहाँ पे वो एक लोकल वेरिएबल बना रहा है और उस वेरिएबल में गालबन 0 मूव कर रहा है। तो करता सिंपली ये है कि वो बेसिकली उस एक नंबर प्रिंट करी जा रहा है, बस ये है ना, ये कोड है, बेसिकली ये काम कर रहा है। तो जंप प्रिंट अगेन लिखा हुआ है, अगेन इसमें भी वही इन्फिनिट लूप वाला कॉन्सेप्ट है कि ये इन्फिनिटली इसने चलते जाना है। और कर क्या रहा है, इसने एक लोकल वेरिएबल एक बनाया है, उसको इंक्रीमेंट करता जाता है और उसको प्रिंट करता जाता है, बस खत्म। ये है, यानी वो एक ही जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 एक वो हमने वो किया था ना, जो टाइमर की गिनती वाला हमने प्रोग्राम किया था, उस तरह का प्रोग्राम है ये। तो वो अपनी गिनती, हर थ्रेड अपनी गिनती प्रिंट करता है। अच्छा, अब काम ये ऐसे होएगा कि एक फंक्शन हमने बनाया है इनिट पीसीबी का। इनिट पीसीबी का काम ये होएगा कि वो एक नए थ्रेड को रजिस्टर करेगा। इससे मुराद मेरी ये है कि जब पिछला प्रोग्राम शुरू हुआ था तो हमने पीसीबी बना दिया था, खाली था बिल्कुल। तो उसके अंदर जब तक डेटा इनिशियलाइज नहीं हुआ था, तब तक तो मल्टी थ्रेडिंग हो ही नहीं सकती थी। जब तक उसको हमने शुरू में उसके अंदर एड्रेस लिखा था कि ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है, ताकि जब उसने स्विचिंग करनी हो तो उसको पता तो है ना उसने स्विचिंग किधर करनी है, टास्क 1 से आया है टास्क 2 पे जाना है, या जो भी सिचुएशन है। तो अब क्योंकि वो इधर 32 हैं, तो 32 को हाथ से करना मुश्किल है, तो उसने एक फंक्शन बना दिया है इनिट पीसीबी। हम जैसे ही इसको कॉल करेंगे इनिट पीसीबी को, वो उस थ्रेड का एक पीसीबी बना देगा, एक मतलब इनिशियलाइज कर देगा उसके पीसीबी को, उसके अंदर डेटा डाल देगा।
फिर टाइमर का फंक्शन बेसिकली वही करेगा जो पिछले में कर रहा था। वो पहले ये सारा डेटा पीसीबी में लोड करेगा, ये कॉपी कर रहा है पीसीबी के अंदर सारा ना, ये अभी भी कॉपी कर रहा है सारा पीसीबी में। ये वो पहला प्रोसेस का पीसीबी स्टोर हो रहा है, ये वो सारा डेटा स्टोर कर रहा है। उसके बाद वो लोड करेगा। अब ये उल्टा है, अब ये लोड कर रहा है, अब ये पीसीबी से उठा के वापस रजिस्टर्स में डाल रहा है और एंड पे रजिस्टर्स को पुश करेगा या जो भी करेगा, और फिर आइरेट करेगा। तो टाइमर तकरीबन वही है जो पिछले में था, सिर्फ ये है कि इस दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है क्योंकि रजिस्टर ज़्यादा है। तो टाइमर का काम अभी भी वही है कि एक पीसीबी को स्टोर करता है और दूसरे को वो लोड करता है। तो अब जब आइरेट होएगा तो होएगा ये कि तुम एक थ्रेड में से आए होगे, वापस तुम दूसरे थ्रेड में जाओगे। ठीक है, गेम वही है कि टाइमर को आपने हुक लगाया, उसी के ऊपर आपने काम किया। सिर्फ जो फर्क आता है ना वो ये है, माई टास्क वो कोड था जिसके हम थ्रेड रजिस्टर करना चाह रहे थे, और हम करेंगे क्या कि हम माई टास्क पे कॉल इनिट पीसीबी करते जा रहे हैं। भैया तुम्हें याद होएगा कि ये 16 की सर्विस 0 कॉल होती है, यहाँ पे कीबोर्ड वो प्रोग्राम फंस जाता है। आप की दबाते हो फिर आगे चलता है, फिर की दबाते हो फिर आगे चलता है। तो पहली दफा फंसेगा जब आप की दबाओगे तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो पहले पीसीबी को इनिशियलाइज कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा कोड चलेगा फिर प्रोग्राम फंस जाएगा, मतलब ये जंप लिखा हुआ है ना, ये वापस इधर आएगा यहाँ से। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप की दबाते हो, अब अगला थ्रेड रजिस्टर हो जाता है, तीसरी दफा दबाते हो तीसरा थ्रेड रजिस्टर हो जाता है। अच्छा, हर थ्रेड कर क्या रहा है? गिनती प्रिंट कर रहा है। तो स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, पहले एक लाइन पे, फिर दूसरी लाइन पे, फिर तीसरी लाइन पे आपको मल्टीपल थ्रेड्स चलने शुरू हो जाएंगे और हर थ्रेड क्या कर रहा होगा? अपनी दुनिया में गिनती कर रहा होगा। अब जैसे ही इनिट पीसीबी होता है, आप एक पीसीबी को इनिशियलाइज करते हो, अब टाइमर तो पीछे से आता जा रहा है, इंटरप्ट 8 तो आता जा रहा है। तो इंटरप्ट 8 जो है वो स्विचिंग करना शुरू कर देता है। वो कहता है पीसीबी में डेटा आ गया, अब मैं पहले पीसीबी को सेव करता हूँ, अगले को लोड करता हूँ, अगले की तरफ चला जाता है और वो स्विचिंग करना शुरू करता है। दूसरा प्रोग्राम इतना ज़रूरी नहीं है, पहला बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरे में से जो क्वेश्चंस आपको आते हैं बार बार पास पेपर्स देखना, वो पीसीबी का स्ट्रक्चर आता है, ये क्या लिखा हुआ है ये आता है, इस तरह की चीज़ें बेसिकली पूछी जाती हैं। बैकएंड भी चलता है, ये भी चला सकते हो तुम, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो प्रिंट नम की रूटीन है ना, इसमें कुछ सिंटैक्स एरर है। नहीं, जब इसको कॉपी करोगे ना तो इसमें कुछ सिंटैक्स एरर है, बस वो ठीक करना पड़ता है। चल ये भी पड़ती है। अच्छा, एंड इसका ये है कि अब जो कोड तुमने लिखा है उसको एज अ टीएसआर लिख दो। भाई मल्टीटास्किंग कर्नल तुमने कहाँ लिखा है? तुमने लिखा है इंटरप्ट 8 के ऊपर। ये मल्टीटास्किंग कर्नल है क्या? ये वही शेड्यूलर डिस्पैचर हैं जो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे हैं, जो ये फैसला कर रहे हैं कि अगली बारी किसकी आएगी, इसको सेव करो, इसको उठाओ। ये वही जो कोड है उसको अब एज अ टीएसआर लिख दो। करना कैसे है? ये वही प्रोग्राम है जो पिछला लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली वही। इनिट पीसीबी का भी वही प्रोग्राम है, सारा वही है। अब करता ये है कि इस दफा इंटरप्ट 80 को हुक करता है। इंटरप्ट 80 हमने कभी नहीं देखा आज तक, एक्चुअली है ही कुछ नहीं, इंटरप्ट 80 यूज ही नहीं होता। तो उस 80 को हुक करता है और उसके ऊपर हुक लगाता है इनिट पीसीबी का। फिर टाइमर के ऊपर हुक लगाता है, वही जो पुरानी बात है, और प्रोग्राम को टीएसआर बना देता है। अब ये प्रोग्राम जब तुम चलाते हो तो ये करता ये है कि सिंपली दो हुक लगाता है। एक टाइमर का हुक लगाता है। टाइमर का काम क्या था कि एक पीसीबी स्टोर करता है, दूसरा पीसीबी लोड करता है और गेम खेलना शुरू करता है। और एक 80 पे हुक लगाता है जिसका काम था इनिट पीसीबी करना। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात है समझना। टाइमर मल्टीटास्किंग करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन किसकी मल्टीटास्किंग करेगा? सिर्फ उनकी जो पीसीबी के डेटा स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं। तो जब तक तुम इनिट पीसीबी कॉल नहीं करोगे तब तक तो कोई मल्टीटास्किंग नहीं होएगी। और ये याद रहे, इंटरप्ट 80 के ऊपर लगाया है। तो अब तुम्हें एक और प्रोग्राम चलाना पड़ेगा जो इंटरप्ट 80 को कॉल करेगा। इंटरप्ट 80 को कॉल करने से मुराद ये होएगी कि हम इनिट पीसीबी को बेसिकली कॉल कर रहे हैं ना। तो जैसे ही हम इंटरप्ट 80 को कॉल करेंगे हमारा पहला थ्रेड रजिस्टर हो जाएगा, दोबारा कॉल करोगे दूसरा थ्रेड रजिस्टर हो जाएगा, दोबारा कॉल करोगे तीसरा थ्रेड रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, ये तो इनिट पीसीबी में रजिस्टर होते जा रहे हैं। मल्टीटास्किंग कौन कर रहा है? वही टाइमर जो पीछे से चलता जा रहा है, जो इंटरप्ट 8 हर दफा आता जा रहा है।
जैसे ही उसको पीसीबी में डेटा मिलना शुरू होता है वो मल्टीटास्किंग करना शुरू करता है। और ये तो खैर वही कोड है जो पीछे से है, उसने कॉपी किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही चलाओ। तुम कोई भी कोड लिखो, फॉर एग्जांपल ये इसने एक और कोई टास्क लिखा है, ठीक है, कुछ भी लिखो, अगर तुम उसको, सॉरी, अच्छा नहीं, ये मेरा ख्याल है वही है, पहले वाला ये उसने कोई नया टास्क माई टास्क 2 लिखा है और ये माई टास्क 3 लिखा है, 3 टास्क लिखे हैं। अब वो कहता है कि अगर मैं इन तीनों को इंटरप्ट एटी के जरिए से, इंटरप्ट एटी के जरिए से और इंटरप्ट एटी के जरिए से तीनों को रजिस्टर करवा दूं, मैंने 3 टास्क लिखे हैं, मैं तीनों का डेटा इनिट पीसीबी के जरिए से उधर लिखवा देता हूँ पीसीबी में, तो टाइमर तो चल रहा है, टाइमर को कोई सिरदर्द नहीं है, वो एक का डेटा उठाएगा, उसको चलाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर उसकी बारी खत्म होएगी, अगले का उठा लेगा, अगले को चला देगा। तो वो कह रहा है कि तुम्हें इन 3 टास्क में मल्टीटास्किंग होती हुई नजर आ जाएगी। और इसका जो पावर है, इसका जो मजा है, वो ये है कि ये टीएसआर है। ये टीएसआर बनी हुई है, कहाँ पे बनाई है हमने टीएसआर, यही है, ये। तो ये जब आपने टीएसआर बना दी, तो अब तो ये सारा काम बैकग्राउंड में चला गया ना। टीएसआर टर्मिनेटेड स्टे रेजिडेंट थी, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, अब वो सारा कुछ बैकग्राउंड में चला गया, ऑटोमेटिकली वो पीछे से सारा कुछ होता जा रहा है। वो इंटरप्ट डेटा आ रहा है, वो अपने हुक में जा रहा है, पीसीबी उठा रहा है, लोड कर रहा है, सेव, सो ऑन। तो पावर इसकी बेसिकली यहाँ से निकलेगी। और बस ये यही है। अगला पता नहीं क्या है, अच्छा अगला वीडियो सर्वर, ये अब आसान है, आसान तो खैर नहीं है लेकिन ज़रा कदरे आसान है। ये 11th चैप्टर जो है, ये आई थिंक पूरी किताब का सबसे मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि इसमें तुम्हें एक से ज़्यादा प्रोसेस, एक से ज़्यादा थ्रेड्स के बारे में सोचना पड़ता है और काम करना पड़ता है।